मैं हूं सी मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस। और जैसा मेरे बैकग्राउंड में आप इमेज देख रहे हैं, ईरान उदारवादी से कट्टर राष्ट्र कैसे बना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न आज के समय में सबसे अधिक समसामयिक है या सबसे अधिक प्रासंगिक प्रश्न है। आज बड़ी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के संघर्ष की। और जैसा आपको ज्ञात हो कि अभी बीती 21 तारीख को अमेरिका ने अपने सबसे बड़े, या यूं कहें कि दुनिया के सबसे बड़े बम से, अपने बम वर्षक विमान B-2 से ईरान के 3 जो परमाणु अड्डे थे उनको नष्ट किया। उसके बाद से दुनिया में जो घटनाक्रम है, वैश्विक घटनाक्रम है, वो बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हुआ। कुछ ऐसी भी चर्चाएं चली कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा भी कुछ चर्चा में आया, सुनने में आया कि ईरान अब रिटेलिएशन में जो अमेरिका पर या अमेरिका के अड्डों को, अमेरिका के एयरबेसेस को तबाह करेगा, नष्ट करेगा। ईरान इजराइल पर हमले तेज़ कर देगा। कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जो हार्मूज कॉरिडोर है बंद कर देगा ईरान। तो ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस संघर्ष का, और अभी ये संघर्ष की शुरुआत है या यूँ मान लिया जाए कि संघर्ष विराम हो चुका है। ऐसी कुछ चर्चाएं हैं जो हम बाद में देखेंगे। ईरान और इजराइल का या अमेरिका का जो ये संघर्ष है, इस संघर्ष की असली वजह क्या है, इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालना पड़ेगा। और इसी क्रम में हम ये प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि ईरान, जो कि एक उदारवादी, बहुत ही लिबरल नेशन था, बहुत ही लिबरल राष्ट्र था, उदारवादी राष्ट्र से वो कैसे आज इतना फंडामेंटलिस्ट बन गया, कैसे इतना कट्टर राष्ट्र बन गया, इस पर हम चर्चा करते हैं एक संक्षिप्त से वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के जरिए जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि को समझने में आपको मदद मिलेगी, जो शायद भविष्य की परीक्षाओं में आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना। और अगर वीडियो पसंद आए, हमारा ये प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना, और बार बार जो मैं बोलता हूँ नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबा लेना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। कहानी की शुरुआत होती है कुछ 1925 से। 1925 में 1925 में ईरान में एक राजवंश, जो कि ईरान का अंतिम राजवंश कहा जाता है, एक राजवंश का उदय होता है। ये राजवंश का नाम है पहलवी राजवंश। इस राजवंश के 2 शासक हुए, राजा शाह पहलवी और मोहम्मद रजा शाह पहलवी। इन दोनों शासकों ने 1925 से लेकर के और 1979 तक शासन किया। ओके, 1925 से लेकर 1979 तक शासन किया। और इस दौरान जो था, ईरान के जो रजा शाह पहलवी थे, जो शाह मतलब होता है राजा, शासक राजा होते हैं। एक तरह से आप जानते हो क्राउनोक्रेसी में डिक्टेटरशिप चलती है, एक तानाशाही चलती है। लेकिन भले ही ये एक कहा जाए कि रजा शाह पहलवी एक तानाशाह थे, लेकिन तानाशाह होने के साथ साथ उन्होंने ईरान में जो वेस्टर्न वैल्यूज होते हैं, जो पश्चिमी मूल्य होते हैं, लाइक फ्रीडम, चाहे वो इक्वालिटी, फ्रीडम, जैसे महिलाओं और पुरुषों के बीच का भेद खत्म करना, विमेन एम्पावरमेंट करना, जो भी मुस्लिम परंपराएं हैं जिसमें महिलाओं के साथ तथाकथित तौर पर
अन्याय किया जाता है, उन्हें घर में बंद करके रखा जाता है, उन्हें बुरके में बंद करके रखा जाता है, उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो धर्म के नाम पर उनके जीवन की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती हैं वो स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। उन सारी प्रतिबंधों को, उन सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा करके रजा शाह पहलवी ने एक लिबरल ईरान की नींव रखी, एक उदारवादी ईरान की नींव रखी। ईरान में पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, आधुनिक पोशाक और सिनेमा को प्रोत्साहित किया गया, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहित किया गया, सामाजिक परिवर्तन हुए, शराब, सिनेमा और नृत्य की यानी डांस वगैरह की खुली स्वीकृति, महिलाएं बिना पर्दे के भी बाहर निकल सकती थी। पश्चिमी देश खासकर अमेरिका के काफी नजदीक था। अच्छा, ये सब चल रहा था जब 1925 से 1979 तक, 1925 से लेकर के 1979 यानी आप ऐसा समझ सकते हैं 80 तक, मान लीजिए पूरा 70 का दशक तक ये सब चल रहा था। तो इस समय क्या हुआ कि एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि किसी भी कंट्री में बहुत सारी, किसी भी देश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं आम जनता को। किसी भी देश में जो जनता होती है, जनता में सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। हर देश में कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, और ये दुर्भाग्य रहा है हमेशा से मानव जाति का कि गरीबों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, अमीरों की संख्या कम होती है। तो अब फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में, जब लोग गरीब होते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, लोग पाई को तरस रहे होते हैं, दाने दाने को मोहताज होते हैं, तो ऐसे समय में उनका कोई नायक उभरता है। अब वो नायक क्या करता है, ये लोगों की समस्याओं को डाइवर्ट करके एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करता है। तो वो जो नायक था, वो नायक उभरा, ये आपके सामने है। इनका नाम है अयातुल्लाह खोमैनी। अयातुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में 1979 में ईरान में एक जन आंदोलन हुआ, एक मास मूवमेंट हुआ, और इस जन आंदोलन की तीव्रता इतनी थी कि जो रजा शाह थे, रजा शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, और इसके बाद फिर अयातुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में ईरान बिकेम अ रिपब्लिक नेशन। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणराज्य बना, उसी तरह से 1979 में ईरान बना एक गणराज्य। लेकिन दोनों में फर्क बेसिकली क्या है कि भारत गणराज्य बना तो भारत एक पंथ निरपेक्ष, कैसा पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, सोशलिस्ट, समाजवादी गणराज्य बना, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन इसके विपरीत अगर ईरान की बात करें तो ईरान गणराज्य तो बना, लेकिन कैसा गणराज्य बना, एक इस्लामिक गणराज्य बना, एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, और इसका ऑफिशियल नेम पड़ा इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। ओके, अब इस देश में यानी ये जो नया रिपब्लिक स्टेट इस्टेब्लिश हुआ, इसमें इस देश का कानून शरिया के हिसाब से बनाया गया। शरीयत जो मुस्लिम लॉ होती है उसके हिसाब से इस देश का कानून बनाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, सिनेमा, नाइट क्लब, म्यूजिक, डांस, इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस्लामिक मोरल पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया। मोरल पुलिसिंग मतलब अगर कोई इस्लाम के नियमों के हिसाब से जीवन यापन नहीं कर रहा है तो उसे दंडित किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों की जो लिबर्टी होती है, लोगों की जो इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, वो उनसे छीन ली गई। और पश्चिम का विरोध, ये जो नया डेमोक्रेटिक स्टेट बना, इस डेमोक्रेटिक स्टेट का मानना था कि ईरान की कला, ईरान की संस्कृति, ईरान की तहजीब को बर्बाद करने में पश्चिम के देश, बेसिकली इजराइल और अमेरिका, इन दोनों का हाथ बहुत ज्यादा है, इनका इंटरफियर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए
इसलिए 1979 से ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन माना, और इन दोनों के खिलाफ जब से इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान इस्टेब्लिश हुआ, तभी से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है। उन्हें एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है पूरे ईरान में कि भैया जो है ये इजराइल ही, अब देखिए अमेरिका तो दूर है, इजराइल सबसे करीब है, इजराइल सबसे पास में है, ये देखें यहां ईरान है, यहां इजराइल है। तो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जो इजराइली हमारा सबसे करीबी और सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब तक इजराइल को हम नष्ट नहीं कर लेते हैं तब तक हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे। और इस तरह से लगातार इजराइल के खिलाफ ईरान एक संघर्ष की स्थिति को उसने बनाए रखा है। उसने हिजबुल्ला नामक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया लीबिया में, और इधर हुती विद्रोहियों को बढ़ावा दिया। उसने इस्लामिक ब्रदरहुड करके शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की। यानी लगातार ईरान की जो कोशिश रही है वो इजराइल को मिटा देने की, इजराइल को बर्बाद कर देने की रही है। इसी बीच में इजराइल का ऐसा दावा है, इजराइल को यह खबर मिलती है कि वो जो ईरान है वो अपने 5 न्यूक्लियर जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, उन लैबोरेटरीज में वो बम बनाने की, एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके पास इतना न्यूक्लियर यानी एटॉमिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल है कि वो 24 एटॉमिक बम, एटम बम वो क्रिएट कर सकता है। और आप सोच सकते हैं अगर ईरान के पास एटम बम होगा तो ईरान उस बम का उपयोग सबसे पहले कहां करेगा, ये बात शायद आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो अमेरिका का सहयोग लेकर के उन न्यूक्लियर टेस्टिंग जो लैबोरेटरीज थी उनको इजराइल ने ब्लास्ट करवाया, उनको खत्म करवाया। कुछ बातें जो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आती हैं कि ये तो एक स्पष्ट तौर पर दिखने वाली, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीजों का एक प्लॉट तैयार किया गया है, और उस प्लॉट में ठीक है भाई ये इनकी गलती है, इजराइल गलत हो सकता है, ईरान गलत हो सकता है, या हम ऐसा कह सकते हैं ईरान भी गलत नहीं है, इजराइल भी गलत नहीं है, दोनों की लड़ने की अपनी अपनी वजहें हैं। ओके, कुछ ऐसा भी आप सोच सकते हो, इजराइल ईरान से हटा करके अगर भारत पाकिस्तान पर आप आ जाओ तो भारत की गलती हो सकती है, पाकिस्तान की गलती हो सकती है। हम भारत के रहने वाले हैं तो हम ऑब्वियसली यही कहेंगे कि पाकिस्तान की ही गलती है। अगर हम यूक्रेन और रसिया की तरफ चले तो हो सकता है रसिया और यूक्रेन में कोई गलत हो, कोई सही हो, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हो सकता है कि जो शेख हसीना सही हो, या हो सकता है वो विद्रोही सही हो जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया। बट इस बिंदु पर आकर के ये सोचने पर मैं मजबूर कर दूंगा कि इन सब घटनाओं में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। अब मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि अमेरिका का इतना अधिक इन्वॉल्वमेंट इन सब जगहों पर क्यों है। अमेरिका अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, अमेरिका पर बहुत अधिक कर्ज है, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है, अमेरिका में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अमेरिका में हिंसा बढ़ रही है, अमेरिका में क्राइम बढ़ रहा है। अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वो अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में वो अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने की बजाय, मुझे समझ में नहीं आता वो दुनिया में टांग क्यों अड़ाता रहता है। कहीं इसके पीछे भी भाई कहीं ऐसा तो कोई कारण नहीं है कि ऐसा सब करके ही अमेरिका फिर से, मतलब अमेरिका को ऐसा लगता हो
कि ऐसा सब करके दूसरे देशों पर अपनी दादागिरी करके दूसरे देशों के बीच आपस में लड़ा करके उन्हें आपस की लड़ाई में उलझा करके ही वो ग्रेट अगेन बन सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं। जो भी कारण हो, मुझे सोचने में समय लगेगा, और अगर मैं इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाया तो आपके सामने अवश्य जल्द से जल्द उत्तर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपको इससे पहले इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाए कि अमेरिका की हर जगह इन्वॉल्व है, क्यों अमेरिका यूक्रेन और रसिया के बीच में है, क्यों अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में है, क्यों अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्यों अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में है, अगर इन प्रश्नों का उत्तर हर जगह है, एक ही कॉमन एनिमी है अमेरिका, हर जगह अव्यवस्था को फैलाने वाला एक ही बंदा है अमेरिका, अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना या मेरे पर्सनल मेल पर, जो कि यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल मेल पर उसका उत्तर आप देना। जय हिंद, जय भारत। अगला इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।